हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। कॉमर्स की एक नई सीरीज आप लोग के स्टार्ट हुई थी, इसमें से हम लोग 1000 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले 4 वीडियोस पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज आपके कुछ और नए क्वेश्चन रहेंगे। ये क्वेश्चन आपके जिस भी तरह का पीजीटी का या टीजीटी का कॉमर्स का पेपर हो, चाहे वो आपका DSSB हो जाए, केवीएस हो, या फिर SPSC टीजीटी की आई है वैकेंसीज, उसका एग्जाम हो, या फिर JIC लेक्चरर की यूपी टीजीटी पीजीटी की हो, सभी के लिए आपकी वीडियोस जो होंगी वो हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहले प्रीवियस अलग अलग पीजीटी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इसमें 100 तक क्वेश्चन हो गए थे, जिसके आगे से स्टार्ट करते हैं। करेंट रेशियो इज चालू अनुपात है, बैलेंस शीट रेशियो आर्थिक इक्विटी अनुपात, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियो लाभ हानि खाता, कंबाइंड रेशियो संयुक्त अनुपात, इनकम रेशियो आय अनुपात। तो करेंट रेशियो किस तरह का है, तो रेशियो एनालिसिस चैप्टर जो है अनुपात विश्लेषण, उसमें आपने कई तरह के रेशियो पढ़े होंगे। तो यहाँ पर जो करंट रेशियो होता है वो किस तरह का होगा, वो बैलेंस शीट रेशियो कहा जाता है, क्योंकि जो बैलेंस शीट में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दे रखी होती है, उसका यूज करके ही करंट रेशियो निकाला जाता है, इसीलिए इसको आर्थिक चिट्ठा अनुपात भी कहा जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो द लिस्ट। यहाँ पर आपकी लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखी है, इस तरह से आपके रेशियोज हैं और वो किस टाइप का रेशियो है वो आपका लिस्ट 2 में दे रखा है, आपको बताना है और उसको टिक करना है। तो करंट रेशियो है, डेट इक्विटी रेशियो है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, ऑपरेटिंग रेशियो है। तो कौन सा जो करंट रेशियो होता है वो किस तरह का रेशियो होता है, जो चालू अनुपात होगा वो कैसा रेशियो होता है, वो हो जाता है लिक्विडिटी रेशियो, तरलता अनुपात होता है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा। डेट इक्विटी रेशियो किस तरह का हो जाएगा, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो जो होते हैं, दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात, इसमें आ जाएगा। इन्वेंट्री स्कंद आवर्त अनुपात किस तरह का हो जाएगा, ये हो जाते हैं एक्टिविटी रेशियो जो होते हैं, क्रियाशीलता अनुपात, ये 4 से कनेक्ट हो जाएगा। और ऑपरेटिंग रेशियो क्या हो जाता है, लाभदायक अनुपात, ये आपका हो जाएगा डी से कनेक्ट। अब इसी के अकॉर्डिंग हम जो कोड दे रखे हैं उनको चूज कर लेते हैं। ए का कौन सा था, सेकंड नंबर, तो इसमें एक ही ऑप्शन सी दे रखा है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर दो में एक का आपके दो दे रखे होते ऑप्शन दो में, तो वहां पर थोड़ी कंफ्यूजन होती है, लेकिन यहाँ पर एक ही में दे रखा है, तो कभी कभी एक आपको भी पता हो तो भी आप ये सारे निकाल सकते हैं। तो मैचिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कहीं कहीं पे काफी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए कर देते हैं कि काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे एक ही जैसे दे करके, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक का सेकंड नंबर का ही दे रखा था, तो बाकी में देखना ही नहीं है, यही आपका आंसर निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिस्क्रिप्टिव थॉट दैट ए पर्सन होल्ड्स अबाउट समथिंग इज कॉल्ड। किसी व्यक्ति का किसी वस्तु के बारे में विवरणात्मक विचार कहलाता है, बिलीफ, लर्निंग, एटीट्यूड, परसेप्शन। यानी कि कोई पर्सन है, किसी भी थिंग के बारे में, कोई भी चीज ले लीजिए, उसके बारे में अपना एक डिस्क्रिप्टिव थॉट जो बनाता है अपने मन में। आप लोग जैसे किसी के बारे में कोई सोच बनाते हैं अपने अंदर, तो वो सोच क्या कहलाती है, उसे हम कहते हैं बिलीफ, विश्वास। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये मोस्टली आपकी किस चीज के लिए बात की जा रही है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, कि कोई कंज्यूमर जो होता है किसी सेवा या फिर वस्तु के लिए, कोई सर्विस है, तो दोस्त होता है, उसके लिए अपनी जो विचारधारा एक रखता है, तो वो ही क्या कहलाती है, बिलीफ कहलाती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जैसे कि किसी पर्टिकुलर ब्रांड के कोई प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, तो कुछ वो नया लॉन्च करती है, तो भी आपको ये बिलीफ रहता है कि हाँ इस कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, तो कुछ नया भी जो आ रहा है वो भी अच्छा होगा, तो वही कहा से क्या है, आपका बिलीफ है, विश्वास। एक आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, in a manufacturing company which of the following functions is likely to be a staff function। किसी निर्माणी कंपनी में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रायः स्टाफ कार्य माना जाता है, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, पर्सोनल। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, निर्माणी कंपनी है, उसमें कौन सा काम ऐसा है जो माना जाता है कि स्टाफ का, यानी कि स्टाफ जो होता है वो उस कार्य को करता है, तो कौन सा काम हो जाएगा, तो वो हो जाता है सेवा वर्गीय या फिर जो कार्मिक कार्य कहलाता है पर्सोनल का। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सेवा वर्गीय प्रबंधन में भी कहा जाता है, एक अलग से आपका पर्सनल मैनेजमेंट होता है, तो उनका मेन काम ही यही होता है रिक्रूटमेंट का, कि कितनी आवश्यकता है, किस तरह की जॉब क्या है, एनालिसिस करेंगे पूरा उसका, कैसे रिक्रूटमेंट हो हमको करनी है, किस तरह से करनी है, इन फ्यूचर कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो सारे काम उसमें ही आ जाते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not included in the model of the system approach to human resource management। मानव संसाधन प्रबंधन के तंत्र उपागम मॉडल में निम्नलिखित में से क्या समाविष्ट नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, डिपार्टमेंटेशन। तो यहाँ पर कह रहा है
कि जो HRM होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, उसका जो उपागम मॉडल है उसमें क्या इसमें से ऐसा है जो चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं की जाएगी, उसमें क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो नियोजन भी आता है, प्लानिंग भी की जाती है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन भी आएगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी आता है। डिपार्टमेंटेशन विभागीकरण इसका काम नहीं होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एम्प्लॉयज इज कॉल्ड। कर्मचारियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया कहलाती है परफॉर्मेंस अप्रेजल, निष्पादन मूल्यांकन, रिक्रूटमेंट भर्ती, इंडक्शन, प्रवेश परिचय या फिर जॉब इवेल्युएशन कार्य मूल्यांकन। तो यहाँ पर कर्मचारियों के मूल्यांकन की बात हो रही है, सीधा सीधा में समझ में आ रहा है, ये देखना कि उन्होंने परफॉर्म कैसा किया है, किस तरह का किया है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल, निष्पादन मूल्यांकन हो जाएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिविटी रेशियो। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रियाशीलता अनुपात है। नेट प्रॉफिट रेशियो, शुद्ध लाभ अनुपात, करंट रेशियो, चालू अनुपात, डेटर टर्नओवर रेशियो, देनदार आवर्त अनुपात, नन ऑफ दी, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर एक्टिविटी रेशियो कौन सा होगा इसमें से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। डेटर टर्नओवर रेशियो जो होता है, देनदार आवर्त अनुपात होता है, वो आपका एक्टिविटी रेशियो में आता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। और नेट प्रॉफिट रेशियो कौन सा हो जाता है, लाभदायकता अनुपात होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं। करंट रेशियो जो होंगे वो लिक्विडिटी रेशियो होते हैं, तरलता अनुपात होते हैं। एक आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल इन्वॉल्व्स ऑल बट। नियंत्रण में सभी शामिल है सिवाय, यानी जो कंट्रोल होता है उसमें जो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो कोई 3 ऑप्शन इंक्लूड होते हैं, कोई एक जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। वो कौन सा है वही आपको बताना है। तो यहाँ पर मेजरिंग रिजल्ट, परिणाम का मापन करना, एस्टैब्लिशिंग गोल्स, लक्ष्य स्थापित करना, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, सुधारात्मक कार्रवाई करना, सिलेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि परिणाम को मेजर किया जाएगा, स्टैब्लिश गोल भी स्टैब्लिश किए जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग तो कंट्रोल किया जाएगा, और एक्शंस भी लिए जाएंगे। अगर हम देखेंगे कहीं पर कोई कमी रह जा रही है तो उसको सुधारने के लिए एक्शंस भी लेंगे। लेकिन सिलेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन का चयन करना कंट्रोल के अंतर्गत नहीं आता। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म प्रीवियस ईयर मीन्स। गत वर्ष से अभिप्राय होता है फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष से, अकाउंटिंग ईयर लेखांकन वर्ष से, कैलेंडर ईयर कैलेंडर वर्ष से, या फिर फाइनेंशियल ईयर जस्ट बिफोर असेसमेंट ईयर, कर निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष से। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे किससे रिलेटेड है। ये आपका इनकम टैक्स आयकर से रिलेटेड हो जाएगा। तो गत वर्ष या प्रीवियस ईयर वो वर्ष होता है जिस वर्ष में इनकम जो होती है वो अर्न की जाती है, कमाई जाती है, और उसके आगे जो कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर होता है उसमें उस पर टैक्स दिया जाता है। तो यहाँ पर जो गत वर्ष होता है उसके लिए सबसे सही आंसर जो रहेगा आपका ऑप्शन डी, फाइनेंशियल ईयर जस्ट बिफोर असेसमेंट ईयर। ऐसे तो वित्तीय वर्ष सभी जो आपके अगर हम देखें बिजनेस के पर्पज से तो सभी आपके फाइनेंशियल ईयर हो जाते हैं। कैलेंडर ईयर जो हो जाता है वो आपका 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर जो हो जाता है वो स्टार्ट होता है आपका 1 अप्रैल से। लेकिन यहाँ पर अगर हम सीधे से पूछा जाए कि प्रीवियस ईयर क्या है, तो प्रीवियस ईयर जो कर निर्धारण वर्ष से पूर्व आता है। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the due date of the first installment of advance tax paid by an assessee other than the company is। कंपनी के अलावा करदाता द्वारा अग्रिम कर भुगतान के प्रथम किस्त की देय तिथि क्या होती है, यानी कि कंपनी को छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो एसएससी होते हैं और जो एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं तो उनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होती है वो कब की होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो हो जाती है वो 15 जून की होती है, 15 जून को देनी होती है। एक आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 1516 a deduction under section 80 Q2B for authors of books of literacy artistic or scientific nature is allowed up to। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 उसके द्वारा यहाँ पर असेसमेंट ईयर जो है अब आपका चेंज हो जाएगा, इसको चेंज कर लीजिएगा 2023-24 कर लीजिएगा। तो यहाँ पर उसके अंतर्गत जो 80 Q2B की डिडक्शन दी जाती है, किसको दी जाती है, जो अथर्स ऑफ बुक्स यानी बुक्स के जो अथर्स होते हैं उनको दी जाती है। और किस तरह की बुक्स होती है, लिटरेसी की, आर्टिस्टिक या फिर साइंटिफिक नेचर की होती हैं, तो उनको कितने तक की कटौती दी जाती है, डिडक्शन मिलती है। तो एक चीज हमें पता चली कि जो अथर्स होते हैं, जो बुक्स लिखी जाती है, किस पर लिखी जाती है, जो साहित्यिक, कलात्मक या फिर वैज्ञानिक स्वभाव की पुस्तकें होती हैं उनको डिडक्शन दी जाती है। और वो डिडक्शन किस सेक्शन में आती है, 80 QQ में आती है। और उसकी लिमिट क्या है, अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो वो हो जाती है 3 लाख, 3 लाख की लिमिट होती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ जो दी जाती है वो किसको दी जाती है, जो साधारण निवासी होते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हैं। अगर अनिवासी है तो उनको ये
नहीं दी जाएगी, जितना भी वो अर्न कर रहे हैं सभी टैक्सेबल हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी बनता है, तो वहाँ पर कभी कभी लिख देता है कि निवासी हैं, या लिख देगा अनिवासी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डील्स विद इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेबल आउटसाइड इंडिया आर पेबल टू अ नॉन रेजिडेंट। देखिए वही इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी अनिवासी की बात करी थी कि आयकर अधिनियम के निम्न अनुभागों में से कौन सा हित रॉयल्टी तकनीकी सेवाओं के लिए भारत से बाहर या एक अप्रवासी को देश से संबंधित है, यानी कि नॉन रेजिडेंट है, उसको जो भी देय शुल्क है उसका किससे रिलेटेड या फिर किस अनुभागों में जो रॉयल्टी है या फिर तकनीकी सेवाएं जो उसके द्वारा दी जा रही हैं भारत से बाहर, तो उसमें कौन सी सेक्शन आती है ये आपसे पूछ रहा है डायरेक्टली। सेक्शन के बारे में आपको बताना है, कौन सी हो जाएगी, सेक्शन 40 सबसेक्शन 1, यानी कि सेक्शन 40 की जो ए है उसकी सबसेक्शन 1 जो है उसके अंतर्गत आएंगी। एक आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपको एज इट इज याद करनी है चीजें, इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है, कितनी लिमिट है, क्या है, किससे रिलेटेड है, ये आपको सीधे सीधे याद करनी होती है। इनकम टैक्स में याद करने का काम बहुत ज्यादा है, सेक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं, वो आपको लर्न ही करनी पड़ेंगी, उसमें आप समझ नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेड ऑफ इनकम एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द इनकम टैक्स एक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा आय के एक शीर्षक के रूप में आयकर अधिनियम द्वारा निर्धारित नहीं है, यानी कि आय के 5 शीर्षक होते हैं, उसमें से कोई एक जो है वो नहीं होगा, वो आपसे क्वेश्चन है पूछा है कि वो कौन सा नहीं है। इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय, ये होता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी होता है। इनकम फ्रॉम फॉरेन अर्निंग्स, विदेशी आय से आय, तो यहाँ पर कोई फॉरेन अर्निंग का अलग से नहीं हेड होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बिजनेस एंड प्रोफेशन भी होगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी होगा, लेकिन विदेशों से आय नहीं होता। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो आपसे पूछा था कि क्या नहीं होता है जो एक बिजनेस उसका हेड माना जाता है इनकम टैक्स के अंतर्गत इनकम का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज अ पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल बी असेस्ड। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत किसी साझेदारी फर्म के साझेदार का मूल्यांकन किया जा सकता है। एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के रूप में, एचयूएफ फर्म, बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल, व्यक्ति के निकाय के रूप में। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे कि इसमें किस श्रेणी के अंतर्गत जो होगा, जो एक साझेदारी फर्म होती है उसका जो एक साझेदार होता है उसका मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि किसी पार्टनरशिप फर्म में अगर एक पार्टनर की बात की जा रही है तो उसे हम किस श्रेणी में रखेंगे, तो यहाँ पर उसे किस श्रेणी में रखेंगे, उसे हम फर्म के रूप में ही देखते हैं। जो फर्म होती है, जो साझेदारी फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, उसकी जो इनकम होती है उस पर टैक्स लगता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पार्टनर साझेदारी फर्म से आय हो रही किसी साझेदार को, तो उसकी इनकम क्या होती है, टैक्सेबल नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी उस पर एक पार्टनरशिप फर्म के तौर पे लग चुका होता है उसकी इनकम पर टैक्स, इसलिए उसको जो हिस्सा मिल रहा है पार्टनर को, तो उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता। एक आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन सी। ये ऐसा से भी आप इसको समझ सकते हैं कि जो साझेदार होता है और वो अपनी एक साझेदारी फर्म को अगर बना रहा है, जिसमें कई साझेदार मिलकर काम करते हैं, तो उनका जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, असीमित होती है, तो उसको साझेदारी फर्म के सभी दायित्वों के, सभी कर्तव्यों के लिए साझेदार होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, वो भी उसके उतने ही हिस्सेदार होते हैं, इसलिए उसको भी फर्म के रूप में ही देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा कि अगर सीमित साझेदारी कहता है, लिमिटेड लायबिलिटी फर्म अगर बनाई गई है, तो वहां पर के रूल्स अलग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ लैंड, भूमि की विक्रय से आय है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, गैर कृषि आय, कॉस्ट है, लागत, एक्सपेंस है, खर्च, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ लैंड, अगर भूमि के विक्रय से जो आय हो रही उसे क्या माना जाएगा। तो इनकम टैक्स पर अलग से भी एमसीक्यू की वीडियोस जो है वो मेरे चैनल पर अपलोड है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और भी आपके स्टैटिक्स हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इन सारी वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड हैं, इसमें बहुत से एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, तो उनको भी एक बार आप देख लीजिएगा, तो काफी आपको हेल्प मिल जाएगी। चैप्टर वाइज भी वहाँ पे एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएंगी वीडियोस, तो वहाँ से देख लीजिएगा, काफी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। इसमें इनकम टैक्स की पूरी सीरीज देख लीजिए, उसमें इनकम टैक्स आपकी पूरी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है कि भूमि के विक्रय से अगर आय है तो उसको क्या माना जाएगा, गैर कृषि आय है, लागत है, खर्च है, इनमें से कोई नहीं है, तो उसे हम क्या मानते हैं, तो यहाँ पर उसे माना जाएगा नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, गैर कृषि आय। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एग्रीकल्चर से इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो उसको हम तो जो नॉर्मल अगर कोई भूमि सेल की जा रही है तो वो आपकी भूमि से डायरेक्ट आय मानी जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द इनकम टैक्स एक्ट इज इन्फोर्स्ड इन इंडिया।
भारत में आयकर अधिनियम किस तिथि से प्रभावी हुआ? एक आपकी तिथि हो जाती है जबकि बनाया गया था, और एक तिथि हो जाती है जबकि उसको लागू किया गया था। तो लागू कब किया गया था, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल 1962 को किया गया था, 1 अप्रैल 1962 को किया गया था। बन के तैयार तो 1961 में हो गया था, लेकिन 1961 में से लागू नहीं किया गया, इसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 1962 में। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में, इंडिया में फर्स्ट टाइम, पहली बार आयकर कब लगाया गया था? तो फर्स्ट टाइम अगर बात पूछी जाती है तो वो लगाया गया था 1860 में। तो ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। 1807 में प्रथम बार, फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपका आंसर बदल जाता है, तो वहां पर आप लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है। अगर भारत में प्रथम बार आयकर पूछे तो 1860 में लगाया गया था, और अगर पूछे भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार कब जो प्रभावी हुआ या कब जो बना था, तो वो बना 1961 में था, लागू हुआ है 1 अप्रैल 1962 में। और ये किसने लगाया था? ये 1860 में था, ये लगाया था जेम्स विल्सन ने। इसको भी ध्यान में रखिएगा, जेम्स विल्सन जो थे उन्होंने लगाया था कि जो जब भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की, तो उसके बाद काफी जो है नुकसान पहुंचा था। तो उस चीज को भरने के लिए जो था, गवर्नमेंट जो उस टाइम पर थी, उन्होंने टैक्स लगाया था, इनकम टैक्स लगाया था उस टाइम जेम्स विल्सन ने 1860 में। तो आपको क्लियर हो गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट कि इनकम टैक्स भारत में या इंडिया में कब से शुरू हुआ। जो मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। According to AS2, which are the following costs should be included in valuing the inventories of a manufacturing company? AS2 के अनुसार विनिर्माण करने वाली कंपनी के स्कंध के मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किन लागतों को शामिल किया जाना चाहिए? फ्लाइट एंड इंश्योरेंस, भाड़ा और बीमा, कैरेज आउटवर्ड, माल चावक भाड़ा, डिप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री प्लांट, कारखाना संयंत्र का मूल्यन, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सामान्य प्रशासनिक उपरिव्यय। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ए एंड डी, ए बी डी, या फिर बी सी, या फिर ए सी ओनली। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, देखिए एक चीज तो आपको यहाँ पर क्लियर हुई, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 होता है वो किससे रिलेटेड है? तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है वो आपका रिलेटेड हो जाएगा जो क्लोजिंग स्टॉक होता है इससे। एक क्वेश्चन तो ये आपका हो गया। अब दूसरा जो पूछ रहा है इसमें कि स्कंध के मूल्यांकन में कौन सी लागतें होती है, कौन सी कॉस्ट होती है, जिनको जोड़ा जाता है या ऐड किया जाता है, तो वो कौन सी हो जाएंगी? तो यहाँ पर फ्लाइट एंड इंश्योरेंस, भाड़ा और बीमा को शामिल किया जाता है, और साथ में डिप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री प्लांट इसको शामिल किया जाता है। बाकी कैरेज आउटवर्ड को शामिल नहीं किया जाता, सिर्फ इनवर्ड को ही शामिल किया जाता है, और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी नहीं इसमें लगाए जाते। तो यहाँ पर ए और सी आप पॉइंट है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ए और सी किसमें है? ऑप्शन डी में दे रखा है, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि किस मूल्य पर, किस वैल्यू पर उसका वैल्यूएशन किया जाता है, तो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों में से जो भी कम होता है उसी पे किया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन बने। एक तो अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड आपको क्लियर हो गया, बाकी ये पता चल गया कि उसके वैल्यूएशन में क्या शामिल होता है, वैल्यू किस मूल्य पर प्राइस पर निकाली जाती है, तो मार्केट प्राइस, और जो उसका कॉस्ट प्राइस है, दोनों में से जो भी कम होता है, विचएवर इज लेस, तो उसी पर ही हम वैल्यू निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट रिप्रेजेंट्स इट्स। एक संयंत्र की आर्थिक क्षमता प्रतिनिधित्व करती है इसकी, यानी कि इकोनॉमिक कैपेसिटी जो है एक प्लांट की वो क्या रिप्रेजेंट करती है? मैक्सिमम फिजिकल आउटपुट लेवल, अधिकतम भौतिकी उत्पादन स्तर की, एवरेज आउटपुट लेवल ओवर ए पीरियड, एक समय अवधि में औसत उत्पादन स्तर की, ब्रेक इवन आउटपुट एंड सेल्स लेवल, उत्पादन एवं विक्रय के समुच्चय स्तर की, आउटपुट लेवल दैट इक्वल्स द एवरेज एंड द मार्जिनल कॉस्ट, उस उत्पादन स्तर की जो औसत और सीमांत लागतों को बराबर बनाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? संयंत्र की आंतरिक क्षमता जो है वो किस चीज का प्रतिनिधित्व करेगी? तो वो हो जाती है आउटपुट लेवल दैट इक्वल्स द एवरेज एंड द मार्जिनल कॉस्ट। उत्पादन स्तर वो उत्पादन स्तर जिस पर औसत एवं सीमांत लागत बराबर होती है, उस स्तर को बताती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्री इज इंक्लूडेड इन। स्कंध में विनियोजित पूंजी की अवसर लागत को शामिल किया जाता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट आदेश लागत में, कैरिंग कॉस्ट वहन लागत में, स्टॉक आउट कॉस्ट स्टॉक आउट लागत में, या फिर ओवरहेड्स उपरिव्यय में। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अवसर लागत होती क्या है? एक क्वेश्चन ये भी बनता है। तो जब आप जैसे आपके पास श्रम की जो लेबर है उसकी 5 इकाइयां हैं, 5 लोग हैं, मजदूर हैं, तो अगर आप उनसे एक जगह पर प्रोडक्शन कार्य में आप उनको लगा रहे हैं कुछ बनाने में, तो वो कुछ और भी चीजें उस टाइमिंग में बना सकते थे, तो उनको छोड़कर अगर वो उन चीजों को बना रहे हैं तो उनको बनाने की जो लागत होती है वही हो जाती है उनकी अवसर लागत। तो यहाँ पर
तो क्वेश्चन में आपके कह रहा है कि इस करने विनियोजित पूंजी की अवसर लागत को शामिल किया जाता है कि जो पूंजी हमने स्टॉक में लगाई हुई है, अगर हम स्टॉक में ना लगा करके उसे कहीं और इन्वेस्ट करते तो उससे भी हमको क्या होता, क्योंकि इसमें इन्वेस्ट है तो इससे हमको कुछ मिलेगी, अर्निंग होगी। अगर हम यहाँ इन्वेस्ट ना करके कहीं और लगा देते तो वहां पर हमको अर्निंग होती है। अब ये सपोज कर लीजिए आप अपने अकाउंट में ही रखते तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता। तो उस लागत में हम, तो इस तरह की जो लागत होती है उसे हम कहाँ पर शामिल करेंगे, कहाँ पर देखते हैं, उसे हम कहाँ पर देखते हैं, कैरिंग कॉस्ट में, वहन लागत में शामिल किया जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कॉस्ट आर पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल इन रिलेशन टू आउटपुट। डैश लागतें उत्पादन के संबंध में आंशिक रूप से अचर एवं आंशिक रूप से चर होती हैं। प्राइम, वर्क्स, एडवर्टाइजमेंट, सेमी वेरिएबल। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जो कुछ लागतें ऐसी होती हैं जो वेरिएबल भी होती हैं और फिक्स्ड भी होती हैं, तो उनको सेमी वेरिएबल में लिखा जाता है कि फिक्स्ड जितना है उनको अलग कर दीजिए और सेमी वेरिएबल जो होता है उसको पोर्शन को अलग कर दिया जाता है जब हम बना रहे होते हैं कॉस्टशीट। तो यहाँ पर वो किस तरह की होती हैं, किस रूप में होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो वो हो जाती हैं सेमी वेरिएबल अर्धचर, जैसे कि मैंने आपको बताया। सेमी वेरिएबल यानी कि कुछ उसका पोर्शन जो होता है फिक्स्ड रहता है, तो जितने भी लेवल पे हम बना रहे होंगे सब में एक ही जैसी दिखाएंगी, और सेमी वेरिएबल में क्या होता है, कुछ उसका चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू आउटपुट या फिर प्रोडक्शन। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर देन द फर्स्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय। यदि संचालक मंडल प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं करता है तो प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। यानी कि संचालक मंडल, ये मैंने आपको समझाया भी था कि संचालक मंडल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो फर्स्ट ऑडिटर को नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट ऑडिटर को वो अपॉइंट नहीं करते तब फिर उसकी नियुक्ति कौन करेगा। कंपनी इन इट्स एनुअल जनरल मीटिंग, कंपनी की वार्षिक आम सभा द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार द्वारा, रजिस्ट्रार के द्वारा, कंपनी लॉ बोर्ड। तो यहाँ पर कौन करेगा, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पहले तो एक चीज क्लियर हो गई कि जो फर्स्ट ऑडिटर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, जो संचालक मंडल होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। लेकिन अगर उन्होंने अपॉइंट नहीं किया तो अब कौन अपॉइंट करेगा, तो उसे कंपनी इन इट्स एनुअल जनरल मीटिंग, कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें अपॉइंट किया जाता है। किसके द्वारा, कौन करता है, शेयर होल्डर्स करते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिफिकेशन इंक्लूड, सत्यापन में शामिल है, वैल्यूएशन, मूल्यांकन, एग्जिस्टेंस, विद्यमानता, ओनरशिप एंड टाइटल, स्वामित्व एवं स्वत्वाधिकार, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। वेरिफिकेशन जब सत्यापन का काम होता है, एक होता है वेरिफिकेशन, एक हो जाता है वैल्यूएशन। जो आप की एसेट्स हैं आपके पास जो संपत्तियां हैं वो एक्चुअल में है या नहीं है, अगर हैं तो आपकी हैं या नहीं है, पहले फिजिकल उसका एग्जामिनेशन होता है कि एक्चुअल में जो दिखा रही है आपकी बुक्स में, अकाउंट्स में, वो एक्चुअल में है कि नहीं है, तो वो आपके नाम पर ओनरशिप उसकी आपके नाम पर है या नहीं है, आपको उसका अधिकार है या नहीं। उसके बाद वैल्यूएशन किया जाता है, उनका मूल्यांकन कि जितनी वैल्यू दिखाई जा रही है उतनी वैल्यू है या अब नहीं है, डिप्रिसिएशन सही से चार्ज किया गया है या नहीं किया गया है। तो वेरिफिकेशन में क्या चीज आ जाती है, वेरिफिकेशन में इन सबको ही इंक्लूड किया जाता है, वैल्यूएशन को भी, एग्जिस्टेंस को भी, ओनरशिप और टाइटल को भी। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cost audit of a company under section 433B can presently be conducted by। वर्तमान समय में किसी कंपनी की धारा 233B के अंतर्गत करवाया जाने वाला लागत लेखा परीक्षण केवल उनके द्वारा संपन्न किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर कहने का है कि कंपनी की जो धारा सेक्शन 233B है उसके अंतर्गत जो लागत लेखा परीक्षण करवाया जाता है वो किसके द्वारा क्या करवाया जाएगा या कौन उसको करवाता है। कंपनीज ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 224, only a chartered accountant in practice, only a cost accountant in practice, any accountant, कोई भी लेखाकार कर सकता है। तो कौन कर सकता है, only cost accountant in practice, केवल लागत लेखाकार के द्वारा ही संपन्न कराया जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर जो सेक्शन आपका मेंशन किया गया है ये 1956 था कंपनीज एक्ट, उसके अकॉर्डिंग दे रखा है। अब जो आपका कंपनीज एक्ट चल रहा है 2013 चल रहा है और उसमें सेक्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पर 148। तो कहीं कहीं पर आपका चेंजेस जो होते हैं उसको ध्यान में रखा करिए, क्योंकि ये सारे चेंजेस ही जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर जो 148 है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में, उसके द्वारा ये धारा आपकी दे रखी है और उसमें जो होता है केवल लागत लेखाकार के द्वारा ही कराया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी ऑडिटर इज फॉर, कंपनी के अंकेक्षक का दीवानी दायित्व होता है विलफुली मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट, जानबूझकर गलत विवरण देने पर, नेग्लिजेंस लापरवाही पर,
मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, विवरण में गलत विवरण देने पर, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो एक कंपनी का अंकेक्षक होता है उसका दीवानी दायित्व क्या रहेगा। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से या सभी हो सकता है, तो कौन सा हो जाता है इसमें, तो ऑप्शन बी दे रखा है, लापरवाही पर, नेग्लिजेंस पर जो होता है उसकी सिविल लायबिलिटी बनती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे 126 से हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।